नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट सेक्शन में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने पीएम मोदी से पूछे 5 सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भारत चीन तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 सवाल किए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल से मीडिया की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 सवाल किए और उनका जवाब भी मांगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अटल है और क्षेत्रीय अखंडता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री मोदी से जो 5 सवाल किए हैं। पहला सवाल, क्या ये सच है कि चीन के साथ नए प्रोटोकॉल के तहत भारतीय सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान घाटी, पेट्रोल पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग्स और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 गोगरा में पेट्रोलिंग नहीं कर सकती? दूसरा सवाल, क्या यह सच नहीं है कि इन तीनों इलाकों गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पर एलएसी की पंक्ति पर चीन के साथ कोई झड़प नहीं हुई? ये जनरल डीएस हुड्डा का बयान है। तीसरा सवाल, भारत ने अपनी तरफ से एलएसी पर बफर जोन बनाने पर सहमति क्यों दी? चौथा सवाल, क्या ऐसा करना गलवान घाटी और दूसरे इलाकों पर शांति बनाए रखने की स्थिति के विरुद्ध नहीं है? पांचवा सवाल, चीन पैंगोंग त्सो झील के पास फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक की चोटी पर अपनी सेना को क्यों नहीं हटा रहा है? हालांकि इसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी, पूरा देश अपनी सेना और सरकार के साथ एकजुट होकर खड़ा है। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप देश की अखंडता की रक्षा करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन से स्कूल बंद, लाखों लोगों के सामने रोटी का संकट। जी हां दोस्तों, अध्यापक से लेकर अन्य स्टाफ पर बेरोजगारी की मार। हरियाणा में 1 लाख लोगों पर भारी अनलॉक 2.0। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं। इसके कारण अध्यापक से लेकर अन्य स्टाफ तक लाखों लोगों पर बेरोजगारी की मार पड़ी है। 40 साल की परमजीत कौर से कुदरत ने पहले ही पति का साया छीन लिया था। अब कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुए संकट में नौकरी भी चली गई। परमजीत कौर मोहाली में एक स्कूल में बस अटेंडेंट के तौर पर काम करती थी। परमजीत बताती हैं कि लॉकडाउन से पहले उनको हर महीने 7,000 रुपए वेतन मिलता था, लेकिन पिछले 3 महीने से 1 रुपया नहीं मिला है। घर में रोटी का संकट है। वहीं बच्चों को भी स्कूल से निकालने की नौबत आ गई है। उनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ता है तो वहीं छोटा बेटा कक्षा 2 की छात्रा है। स्कूल की ओर से लगातार फीस की मांग की जा रही है। परमजीत ने कहा कि पिछले 3 महीनों के दौरान उन्हें ना तो स्कूल की ओर से कोई मदद मिली और ना ही बस मालिक की ओर से। इस दौरान कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से 1-2 बार राशन जरूर मिला, लेकिन फिर भी वह पेट की आग बुझाने के लिए 7,000 रुपए कर्ज ले चुकी हैं। परमजीत ने कहा कि अगर स्कूल नहीं खुला तो बच्चों की पढ़ाई छुड़वाने की नौबत आ जाएगी। परमजीत कौर कोई अकेली नहीं है जो इस तरह की समस्या से जूझ रही हैं। परमजीत की तरह चंडीगढ़ से शहर से ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं जिन्हें पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है और उनके सामने अब रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। केवल महिला अटेंडेंट ही नहीं, स्कूल बस के चालक, परिचालक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भी यही व्यथा है। एक स्कूल बस के चालक 31 साल के बलजिंदर सिंह ने कहा कि हमें मार्च से लेकर अभी तक 1 रुपए नहीं मिला है। अपनी व्यथा बताते हुए उन्होंने कहा कि बस वालों से मांगने पर वे कहते हैं कि स्कूल से कुछ नहीं मिला, अब हम कहां जाएं? बलजिंदर ने कहा कि मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, उनके स्कूल वाले भी फीस की मांग कर रहे हैं, राशन वाला भी पैसे मांग रहा है, मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, अब कहां से दूं? बलजिंदर सिंह और परमजीत कौर की तरह चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला शहर में 40,000 से ज्यादा चालक, परिचालक और बस अटेंडेंट बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। हरियाणा में 1 लाख हुए बेरोजगार। पड़ोसी राज्य हरियाणा के स्कूलों में काम करने वाले लगभग 1 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनमें से करीब 60,000 निजी स्कूलों के शिक्षक हैं और 10,000 स्कूल बस चालक। लॉकडाउन के कारण निजी स्कूल पिछले 3 महीने से बंद पड़े हैं। चंडीगढ़ और पंजाब के अभिभावकों और स्कूल प्रशासन के बीच लॉकडाउन की फीस को लेकर विवाद चल रहा है। अभिभावक लॉकडाउन पीरियड की फीस नहीं देना चाहते, जबकि स्कूल फीस लेने पर अड़े हुए हैं। इसका खामियाजा निजी स्कूलों में अध्यापन करने वाले शिक्षक, बस चालक, परिचालक और दूसरे सहायक स्टाफ भुगत रहे हैं। हालांकि बस मालिकों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से कुछ राहत मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो स्कूल और ना ही अभिभावक पैसे देने के मूड में हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लोगों की जान जा रही है, आप डिजिटल रैली कर रहे हैं, चुनाव की जल्दबाजी क्यों? तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विकास के मामले में बिहार फिसड्डी है। बिहार में कोरोना की स्थिति काफी भयावह है।
सरकार ने भगवान के भरोसे लोगों को छोड़ दिया है। तेजस्वी ने कहा कि सीएम ने जांच कराई और 2 घंटे में उनका रिपोर्ट आ गया। हम चाहते हैं सबकी जांच वैसे ही हो। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को बर्बाद कर दिया है। भारत सरकार ने इसकी पुष्टि की है। यूनिसेफ और एनएचएम की रिपोर्ट भी इस बात की पुष्टि करती है। चुनाव को लेकर तेजस्वी ने कहा कि क्या नीतीश कुमार लाभ करवाना चाहते हैं, किस बात की जल्दबाजी है, उन्हें क्या नीतीश कुमार को डर है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि लोगों का इलाज नहीं हो रहा है और आप डिजिटल रैली कर रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि इनसे कुछ नहीं होगा, हमें एक मौका दीजिए। अब तो कोरोना सीएम हाउस तक पहुंच चुका है। कोरोना ऐसी बीमारी है जिससे पूरा विश्व बीमार है। ऐसे समय में चुनाव की बात जरूरी नहीं है। हम लोग पहले ही कह चुके हैं, नीतीश कुमार को फिर चुनाव की इतनी जल्दबाजी क्यों है? उन्हें चुनाव के लिए ये सही समय नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमको भी चिंता है, मेरी माँ भी साथ रहती है। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बेटे को कोरोना हो जाए, इसलिए सरकार को पूरा ध्यान इस पर लगाना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बैलेट पेपर से मतदान के नियमों में बदलाव पर आरजेडी को आपत्ति, आयोग को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, बैलेट पेपर से मतदान के नियमों में बदलाव, सत्ताधारी दल को होगा फायदा। आरजेडी फैसला वापस ले चुनाव आयोग। आरजेडी बिहार विधान चुनाव से पहले पोस्टल बैलेट के नियमों में बदलाव करने पर आरजेडी ने नाराजगी जताई है और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इसे वापस लेने की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि इस फैसले को लेने से पहले आरजेडी की राय भी नहीं ली गई, जबकि आरजेडी इस वक्त बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। कोरोना संक्रमित लोगों को बैलेट पेपर से मतदान की अनुमति। बता दें कि चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बैलेट पेपर से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किया है। इसके तहत कोरोना रोगियों या कोरोना से प्रभावित मतदाताओं को बैलेट पेपर से मतदान करने की अनुमति दी गई है। आरजेडी को चुनाव आयोग के फैसले पर आपत्ति। आरजेडी ने कहा है कि ऐसा फैसला लेने से पहले चुनाव आयोग ने पार्टी की राय नहीं जानी। सांसद मनोज झा ने कहा है कि इस फैसले से सत्ताधारी पार्टी को फायदा होने की आशंका है। पार्टी का मत है कि चूंकि सत्ताधारी दल के सरकार के हवाले ही पोस्टल बैलेट से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी, इसीलिए इसका सारा फायदा सत्तारूढ़ दल को होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2500 रुपए दो और हो जाओ कोरोना नेगेटिव, फेक सर्टिफिकेट पर नर्सिंग होम सील। जी हां दोस्तों, मेरठ में कोरोना टेस्ट में धांधली पैसे देकर नेगेटिव रिपोर्ट देने का दावा, प्रशासन ने अस्पताल को किया सील। कोरोना वायरस का संकट देश के लगभग हर हिस्से में फैल चुका है। इस मुसीबत के वक्त में भी धोखेबाजों की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सिर्फ 2500 रुपए की कीमत पर एक अस्पताल नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट देने के लिए तैयार है। दरअसल बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये मेरठ के एक नर्सिंग होम का है, जिसमें सिर्फ 2500 रुपए देकर कोई भी व्यक्ति नेगेटिव कोरोना टेस्ट रिपोर्ट ले सकता है। वीडियो के वायरल होने के बाद प्राइवेट अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। मेरठ के चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा अब अस्पताल के खिलाफ जांच की जा रही है, जबकि एक केस भी दर्ज कर दिया गया है। मेरठ के सीएमओ के मुताबिक अस्पताल के द्वारा नेगेटिव रिपोर्ट दी जा रही थी। इसकी मदद से लोग आसानी से किसी दूसरी बीमारी का इलाज या ऑपरेशन करवा सकते थे। वायरल वीडियो में कुछ लोगों का ग्रुप अस्पताल के स्टाफ से नेगेटिव कोविड रिपोर्ट देने की मांग करता है। इसमें कुछ लोग अस्पताल के कर्मचारी को 2000 रुपए दे रहे हैं और बाकी 500 रुपए रिपोर्ट मिलने पर देने की बात कह रहे हैं। इस मामले के बारे में मेरठ के डीएम अनिल डिंगरा ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात की। अनिल डिंगरा ने बताया कि मेरठ का एक वीडियो वायरल हुआ है, उस मामले में केस दर्ज किया गया है। साथ ही नर्सिंग होम का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। डीएम ने कहा कि नर्सिंग होम सील किया जा चुका है। अगर इस तरह की हरकत कहीं और की गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि मेरठ उत्तर प्रदेश के उन शहरों में शामिल है जहां पर कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े हैं। अब तक जिले में 1200 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को मेरठ मंडल पर फोकस करने को कहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में 33 का फेर, कांग्रेस ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के गठन के बाद कांग्रेस ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है जो बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है। कांग्रेस नेता ने राकेश सिंह से कहा है कि 33 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि विधानसभा में 206 सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि यह संविधान के एकदम विरुद्ध है। राकेश सिंह ने कहा, मैंने राज्यपाल और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इसके खिलाफ एक्शन
लेने के लिए कहा है। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मंत्रिमंडल के गठन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें कुल 33 मंत्रियों में से 14 वर्तमान में विधायक ही नहीं है। यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है, प्रदेश की जनता के साथ मजाक है। क्या कहता है नियम? नियम के मुताबिक किसी भी सरकार में मंत्रियों की संख्या सदन में मौजूदा सदस्यों की संख्या का 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 206 है, जिसका 15% 30.9 आता है, यानी इस हिसाब से 31 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। सबको खुश करना थी मजबूरी। दरअसल इस बीजेपी आलाकमान के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आए नेताओं को भी खुश करने की मजबूरी थी। हालांकि इस चक्कर में शिवराज के चाहते नेताओं को भी ज्यादा कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई है। ज्योतिरादित्य खेमे से 10 लोगों को मंत्री बनाया गया है। उमा भारती ने जताई नाराजगी। वहीं इस समय राजनीति से दूर चल रही पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी कैबिनेट गठन पर नाखुशी जाहिर की है। उन्होंने मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा और विनय सहस्त्रबुद्धे को पत्र लिखा है। उमा भारती ने मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन को लेकर भी सवाल उठाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमरिंदर बोले राहुल पर व्यक्तिगत हमला, गलवान की नाकामी छुपाने की रणनीति। जी हां दोस्तों, राहुल पर व्यक्तिगत हमले से बीजेपी की ध्यान हटाने की कोशिश। कैप्टन बोले निजी अनुभव यही, समिति जमीनी फैसले नहीं लेती। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद केंद्र और कांग्रेस के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस के नेता गलवान प्रकरण पर सरकार को घेर रहे हैं। अब पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि गलवान में भारत सरकार की नाकामी छुपाने की कोशिश में राहुल गांधी पर हमले किए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसे एक दकियानूसी रणनीति करार देते हुए कहा कि गलवान घाटी मुद्दे पर अपने लगातार और प्रासंगिक सवालों का जवाब देने में विफल रहने के कारण बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले के जरिए लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरा देश उन सवालों के जवाब चाहता है जो न सिर्फ हमारे सैनिकों से जुड़े हैं बल्कि हर भारतीय जो यह जानना चाहता है कि 15 जून को गलवान घाटी में क्या घटा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा महाकाल के दर्शन के बाद बोले कमलनाथ सौदे की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश की सियासत में बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में लगातार वार पलटवार का दौर चल रहा है। वहीं 24 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की तैयारी भी जोरों पर है। भले ही उपचुनावों की तारीखों का ऐलान अभी ना हुआ हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से चुनावी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। कमलनाथ ने किए महाकाल के दर्शन। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे। दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव शंखनाद तो चलता रहता है, मैं महाकाल से आशीर्वाद लेने आया हूं। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार सौदे से बनी है, सौदेबाजी का ही मंत्रिमंडल है और सौदेबाजी के बाद ही विभाग मिलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि महाकाल का आशीर्वाद हम सबको मिले ताकि प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आपको याद दिला दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में भी कमलनाथ ने बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद पार्टी का प्रचार अभियान शुरू किया था। बदनावर से होगा प्रचार का आगाज। अभी तक उपचुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अभी से उपचुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। कमलनाथ महाकाल दर्शन के बाद चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस का पहला चुनाव प्रचार धार की बदनावर सीट पर होगा। कमलनाथ धार के बदनावर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव के लिए रणनीति तैयार करेंगे। कमलनाथ पर शिवराज की चुटकी। वहीं वार पलटवार के दौर में शिवराज कैसे पीछे रहते। कमलनाथ और कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए शिवराज ने कहा कि कांग्रेस को जो करना है करे, लेकिन भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ जनता का आशीर्वाद भी जरूरी होता है। जो काम करेगा उसे आशीर्वाद मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था पर खोला मोर्चा, कहा आर्थिक कुप्रबंधन लाखों परिवारों को बर्बाद कर देगा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी भारत की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर लगातार सरकार पर आक्रामक रहे हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट कर कहा है कि भारत का आर्थिक कुप्रबंधन एक त्रासदी है जो लाखों परिवारों को बर्बाद करने वाली है। इसे अब चुपचाप स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस ट्वीट के साथ #BJP's डिस्ट्रैक्ट एंड रूल का भी इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 4.5% सिकुड़ने की खबर को अपने ट्वीट में रीट्वीट किया है। इसी खबर में 10 में से 8 घरों ने खोई अपनी आय। ग्रामीण घरों को हुआ शहरी घरों से ज्यादा नुकसान और दशकों में पहली बार बदतर गरीबी की हो सकती है वापसी।
बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी के देश के हालिया देश के नाम संबोधन से पहले एक वीडियो जारी कर पीएम के सामने कई सारे सवाल और सुझाव भी रखे थे। इससे पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर कहा था, पूरा देश जानता है सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा चोट गरीबों को, मजदूरों को, मध्यम वर्ग को और सैलरीड क्लास को पहुंचा। हमने सरकार को सुझाव दिया, न्याय योजना जैसी एक योजना लागू कीजिए, परमानेंट ना हो, 6 महीने के लिए चलाइए, हर गरीब के अकाउंट में 7,500 रुपए डालिए, इससे डिमांड क्रिएट होगी, अर्थव्यवस्था फिर से चालू हो जाएगी। सरकार ने मना कर दिया, एक बार नहीं 3-4 बार उन्होंने मना कर दिया। राहुल गांधी ने कहा था, सरकार ने इसका क्या कारण बताया? उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए 15 सबसे अमीर क्रोनी कैपिटलिस्ट का टैक्स माफ किया और पिछले 3 महीनों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। 22 बार उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है। 3 लाख करोड़ रुपए सरकार के पास है, तो नरेंद्र मोदी जी न्याय योजना जैसी योजना लागू कीजिए, 6 महीने के लिए चलाइए और हर गरीब परिवार को 7,500 रुपए महीने दीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।